नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं साक्षात्कार में, जो भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। किसी भी सरकार के एजेंडे में यह मुद्दा प्रमुखता से नहीं उठाया जाता है। हम बात कर रहे हैं भारत में जो विश्वविद्यालय की स्थितियां हैं, जो पठन पाठन की पद्धति है, पढ़ाई लिखाई पर जो सरकार का जोर रैलियों चुनावों में तो होता है, लेकिन सच्चाई क्या है उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विकास बाजपेयी सर हैं। विकास बाजपेयी सर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ के प्रोफेसर हैं। पेशे से डॉक्टर यानी MBBS बैकग्राउंड के वाले डॉक्टर हैं, PhD वाले तो हैं ही। सर, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे पहला सवाल है, जिज्ञासा है कि आप कितने लंबे वर्षों से यूनिवर्सिटी की दुनिया में है, मेडिकल साइंस मिला के और ह्यूमैनिटीज़ यानी सोशल साइंस JNU जैसी यूनिवर्सिटी में? देखिए, मैंने MBBS तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से। फिर स्नातकोत्तर शिक्षा मैंने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में MD किया सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं पेशेवर क्रांतिकारी था करीब 10-1 साल। और उसके पेशेवर क्रांतिकारी का मतलब क्या हुआ? पेशेवर क्रांतिकारी का मतलब ये हुआ जिसे आप साधारणतः कहेंगे कि पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता, एक क्रांतिकारी आंदोलन के साथ। तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना अगर पेशा है, ठीक है, किसी का मर्ज देख के उसे ठीक करना अगर एक पेशा है, तो मैं समझता हूँ कि समाज को बदलना ये भी एक पेशेवर लोगों के लिए इसमें ज़रूरत है। लिहाजा जो होल टाइमर कह दिया जाता है जिसे, लेकिन वो करेक्ट टर्म जो उसकी सही विवरण होगा वो पेशेवर क्रांतिकारी है। पेशेवर क्रांतिकारी जी, उसका पेशा ही क्रांति करना है। सर, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कब आए? मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2009 में आया बतौर जी बतौर एक छात्र के आया। मैंने पहले यहाँ से मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में, फिर PhD करी, ठीक है, और अब करीबन 10 साल से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना ही लंबा मेरा ताल्लुक़ है अभी तक। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में हर बैच, यानी अगर 3 दशक के छात्रों को एक साथ बिठा दें, जो 90 के दशक में हो, 2000 के दशक में हो, 2010 में हो, तीनों अपने अपने ढंग से ग्लोरी बताएंगे JNU की, उनकी कहानियाँ बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ ऐसा था जो कहीं नहीं था भारत में। इतना लंबा वक्त बिताने के बाद कुछ स्टूडेंट यहाँ रह पाते हैं, कुछ टीचर हो पाते हैं, तो आप लंबा वक्त देख रहे हैं। JNU में क्या बदलाव आप देखते हैं, अच्छा या बुरा? देखिए, अच्छा बदलाव या बुरा बदलाव, आजकल प्रतिकूल बदलाव देखना ज़्यादा आसान है। अनुकूल बदलाव बहुत थोड़े ही हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ रेखांकित करना चाहता हूँ कि JNU मेरे लिए उस तरीके से बड़ा रोमांटिसाइज्ड स्फीयर नहीं था कि जो शायद एक साधारण छात्र के लिए होता है, क्योंकि मेरा राजनीतिकरण JNU आने से पहले ही हो चुका था। और JNU दरअसल गढ़ रहा है इस व्यवस्थागत वामपंथ का। अच्छा, ठीक है, वो व्यवस्थागत वामपंथ का गढ़ रहा है। वामपंथी जो व्यवस्था में फिट भी हो गए हैं, सेट भी हो जी। और मैंने पहले ही जैसे कहा कि मैं क्रांतिकारी वामपंथ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उस लिहाज से मेरे लिए JNU का एक ऐसा कोई बड़ा रोमांटिक सा तस्वुर या कल्पना मेरी नहीं थी JNU के बारे में। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किस लेफ्ट पार्टी से सर, वो संगठन है कोई जिससे आप जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं दरअसल इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के साथ था
और उसमें एक्टिव रहा, ठीक है। और आजकल मैं जन हस्तक्षेप एक हमारा जनवादी अधिकार संगठन है, उसमें उसका मैं संयोजक हूँ और उसमें सक्रिय हूँ, ठीक है। बाकी तो जेएनयू का जो था, लेकिन हाँ जेएनयू की एक विशेषता तो है कि जेएनयू बाकी जो विश्वविद्यालय हैं हिंदुस्तान में उनकी बनस्बत जेएनयू थोड़ा अलग है। उसकी एक बड़ी स्पष्ट पहचान है कि इसको वामपंथी राजनीति का गढ़ माना जाता है। हालांकि ये समझना कतई एकदम सटीक नहीं है कि ये वामपंथी राजनीति का गढ़ है या यहाँ पे जो भी हैं जितने भी हैं सब वामपंथी हैं, ऐसा नहीं है यहाँ। लेकिन एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, एक जनवादी एक कल्चर रहा है और वो छात्र राजनीति की वजह से रहा है, जहाँ पर कि विभिन्न किस्म के विचारों की, विभिन्न विचारधाराओं का आपस में टकरार भी होती है और घालमेल भी होता है, और वो आदान प्रदान विचारधाराओं के बीच में और उन संगठनों को जो इन विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बीच में वो होता रहता है। ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जेएनयू की अच्छी बात है, विशिष्ट बात है। जेएनयू के बारे में सर एक छवि है, हमेशा जब भी जेएनयू पर बात होती है तो ये बातें निकल के आ जाती हैं कि जेएनयू को इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड लेफ्ट पार्टी का गढ़ कहा जाता है, कि उतना तक ही आप वामपंथी हो सकते हैं, उतना तक ही आप प्रगतिशीलता की बात कर सकते हैं, जहाँ तक भारत के जो वामपंथी डिक्शन में जो स्टेट की जो कल्पना है कि राज्य के आप गतिविधियों में हस्तक्षेप ना कर रहे हैं, वहाँ तक परमिसिबल है। उसके बाद जैसे ही जाएंगे तो आपके साथ वैसे ही पेश किया जाएगा जैसे यूनिवर्सिटी के बाहर जो आप पेशेवर क्रांतिकारी जो कहते हैं उनके साथ सख्ती से जैसी स्टेट आती है, सालों साल जेल की सलाखों में ठूंस देना। देखिए, एक चीज़ तो हमें माननी चाहिए कि जेएनयू पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी है, भारतीय राज्य इसको पोषित करता है, इसका खर्चा देता है, यहाँ के टीचरों की, कर्मचारियों की तनख्वाहें देता है, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स देता है। और जो जेएनयू का चरित्र है, जेएनयू को का हम जिस हद तक भी हम इसको जनवादी देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं, इससे भारतीय राज्य को एक वैधता भी मिलती है। अच्छा, ठीक है, उसे एक जस्टिफिकेशन भी मिलता है अपने आप को, अपनी छवि सुधारने का। और उसे जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाई संस्थागत प्रगतिशील राजनीति करने वाले तो राज्य को, किसी भी राज्य को वो महज दमन के आधार पे ही सिर्फ नहीं चल सकता। उसे जिसे कहते हैं कि लोगों से अप्रूवल चाहिए, तो अप्रूवल रेटिंग प्रदान करने के लिए यहाँ उसको उस तरीके के बुद्धिजीवी भी पैदा करने हैं, ठीक है, तो वो काम भी यहाँ होता है। लेकिन एक चीज़ है कि छात्र जो है, छात्र यहाँ आते हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़ते हैं, लेकिन छात्र का एक संगठन और उससे भी अलग हट के भी एक आइडियलिज़म तो यूथ में होता है, ठीक है। वो ढलते ढलेगा, अगर रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिक्स में भी आ गया तो वो ढलते ढलेगा, लेकिन एक आइडियलिज़म जो रहता है और वो आइडियलिज़म अपना जोर भी दिखाता है, ठीक है। तो वो भले ही, मैंने जैसे कहा कि कुल मिलाकर के एक व्यवस्थागत वामपंथी रुझान है यहाँ का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स में आइडियलिज़म नहीं है, ठीक है। वो आइडियलिज़म है, वो एक आदर्श समाज की को भी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक, और उसके लिए लड़ते भी हैं। और समय समय पे हमें ये इस चीज़ का परिचय भी होता रहा। मसलन 2016 में जो संघर्ष हुआ, उसके बाद जो फीस वृद्धि के खिलाफ 2019 में संघर्ष हुआ, ठीक है, तो वो बग़ैर आइडियलिज़म के तो इस तरीके के संघर्ष नहीं लड़े जाते, क्योंकि उनकी नज़ीर हिंदुस्तान भर में दी गई, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात भी है उसमें, ठीक है। लेकिन वही है कि इसको मैं एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूँगा, ठीक है, और कि कुल मिलाकर के
एक व्यवस्थागत वामपंथी राजनीति के दरमियान यहाँ क्रांतिकारी विचारों की भी जगह है, ठीक है, लेकिन वो इसका प्रधान चरित्र है ये मैं नहीं मानता। जेएनयू में जाति का सवाल बहुत ही प्रमुखता से उठाया जाने लगा है। जी, जब से जेएनयू की स्थापना हुई है पूरा जोर राजनीति का वामपंथ की तरफ रहा है। जब से जाति के प्रश्न उठने लगे हैं 2010 में बहुत सारे संगठन बनने शुरू हुए। उसके पहले छिटपुट बनते थे, ख़त्म हो जाते थे। बापसा नाम का संगठन अब बहुत मजबूती से आ गया है, उनके कैंडिडेट भी जीत चुके हैं। जाति के सवालों से भारत के सभी विश्वविद्यालय 40 साल 50 साल पहले दो दो हाथ कर चुके थे। कहीं पे हत्याएं हो चुकी हैं राजनीति के कारण। बिहार में इतने बड़े राज्य में जो खुद लालू प्रसाद जी छात्र राजनीति के प्रोडक्ट रहे हैं, उन्होंने आके राजनीति बंद कर रखी थी। उत्तर प्रदेश में होती है लेकिन वहाँ पर प्रगतिशीलता की बातें कम और कैंडिडेट के कास्ट पे कैलकुलेशन होता है। यही स्थिति लगभग हर जगह है। जेएनयू में जब से जाति का प्रश्न उठने लगा है छात्र राजनीति में, एक बड़ा आरोप लगाया जाने लगा है कि जेएनयू का स्टैंडर्ड गिराने में इस जाति के प्रश्न का बहुत बड़ा रोल है। आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं इस बात से न सिर्फ असहमत हूँ बल्कि मैं इस बात की, इस समझ की निंदा करता हूँ, ठीक है। ये बहुत खोखली समझ है, ठीक। सवाल ये हमारे समाज का ही एक कुछ बड़ा घटिया सा गुण है कि दूसरे को किस तरह फेलियर साबित किया जाए, ठीक है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को पहचानें कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुमत तबका, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी उन तमाम सुविधाओं से वंचित रखा गया जिससे जिन सुविधाओं को पाने से हमारी एबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, हमारी मेरिट बनती है, हमारी क्या कहते हैं कि काबिलियत बनती है, ठीक है। और ये जब तक ये सुविधाएं इनको डेमोक्रेटाइज नहीं किया जाएगा तब तक इस मेरिट की ये सोचना कि मेरिट अपने आप से कहीं से पैदा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो अगर हम इस बात को रिकग्नाइज़ नहीं करते और एक तरफा जोर हम ये कहते हैं कि साहब ये तो जब से जाति के सवाल उठने लगे हैं तो इससे मेरिट पे बड़ा खतरा हुआ है, जो भी है, मैं नहीं समझता कि ये बात सही है। ठीक है, ये बात ज़रूर है कि जिनको मौका बहुत बाद में मिला है, अब व्यक्ति सीखता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, भाषा का माधुर्य, भाषा का सौंदर्य है, या उसका जो सोफिस्टिकेशन है वो शायद वो उस तरीके से मैच ना कर पाएँ अंग्रेज़ी, या जो एक एलिटिस्ट टेस्ट या सारा कुछ है। लेकिन ये भी तो एक सोचने की बात है कि वो कल्चर, वो एलिटिज़म जो कि एक विशेष समझ के आधार पे ही बना है, जिसमें कि समाज के एक बड़े हिस्से का योगदान सम्मिलित ही नहीं है, वो कल्चर अपने आप में कितना परिपक्व है। उस कल्चर की हमें मेरिट को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि वो न सिर्फ भुलावे में है बल्कि उसी भुलावे को सही मानता है और बार बार उसी को, उस गलत चीज़ को, गलत धारणा को ही स्थापित करने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो गलत है। ये अच्छी बात है कि दलितों के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि मैं दलित राजनीति का, यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मैं समर्थक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जाति समस्या के खिलाफ लड़ना एक जनवादी सवाल है और जनवादी सवालों को हासिल करने के लिए का ज़िम्मा या जिम्मेदारी वो सिर्फ किसी एक तबके की नहीं है, वो किसी सिर्फ उपेक्षित तबके की नहीं है। ये सवाल सिर्फ उत्पीड़ित लोगों के मानवीकरण का नहीं है, ये उन लोगों के मानवीकरण का भी है जिन्होंने कि वो उत्पीड़न नहीं झेला है। बेशक से वो उत्पीड़न में वो कहेंगे भाई हम तो शामिल नहीं थे, शामिल होना ना होना एक, लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसमें तटस्थता नहीं रखी जा सकती, ठीक है। तो ये समाज के जनवादीकरण का सवाल है और इसमें सभी तबकों को सम्मिलित होना चाहिए। बल्कि जब जनवादी ताकतें
इस जिम्मेदारी को नहीं निभाती हैं, तभी जा कर के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जन्म लेती है। ठीक है, तो हमारी तो ये कोशिश रही है, मेरे कॉमरेड्स की, साथियों की, जिनके साथ भी हम जुड़े रहे हैं, कि जब भी ऐसा मौका आया, चाहे वो 2006 में इंस्टीट्यूट में रहा हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जो कि उस वक्त नई आज़ादी के आंदोलन का गढ़ बन गया था, केंद्र में था आरक्षण विरोधी आंदोलन का, हमने वहाँ पे डट के मुकाबला किया, आरक्षण के समर्थन में वहाँ लामबंद किया लोगों को। आप एम्स में भी तो डॉक्टर थे। जी, तो और हमारा संगठन था प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम, यानी कि प्रगतिशील डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का संगठन। ठीक है, और जो बड़े बड़े आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले संगठन वहीं कैंपस में, जिनको कि पूरा प्रशासन पोषित करता है, वो सब हमारे साथ है, वो अपने आप में नहीं खड़ा कर पाए। ठीक है, क्योंकि और वो जो आंदोलन हमने किया उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरक्षित श्रेणी के डॉक्टर और वैज्ञानिक थे, बहुमत उनका था, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तबका गैर आरक्षित श्रेणी के लोगों का भी था उसमें, जिसने कि उसको आवाज़ दी और आगे बढ़ाया। भारत में सबसे प्रेस्टिजियस एजुकेशन मानी जाने वाली MBBS बैकग्राउंड के आप छात्र रहे हैं। भारत का बेहतरीन सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स के आप डॉक्टर रहे हैं, आपने वहाँ भी संगठन चलाया, आप स्टूडेंट रहे हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के भी स्टूडेंट रहे हैं, JNU में प्रोफेसर हैं। जो सुसाइड्स के जो मामले आते रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मुझे लगता है ये सवाल थोड़ा सा अटपटा मेरे लिए भी है, मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये एक तबके में ऐसी बातचीत होती है, तो मुझे लगता है गुरेज नहीं करना चाहिए पूछने में। जी, अपने छात्र दिनों के समय से लेकर के आज तक जो छात्र सुसाइड करते रहे, चाहे वो MBBS के स्टूडेंट हों या ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स हों, क्या सबसे अधिक छात्र जो सुसाइड करते हैं मार्जिनलाइज तबके के ही हैं, या ऐसी राजनीति होती है इसीलिए सिर्फ उनको आगे किया जाता है? नहीं, देखिए, जो सुसाइड करते हैं उसमें उपेक्षित तबकों के छात्र ज़्यादा हैं, और उसका कारण है, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं, चाहे कितने ही बड़े हों, कितने ही नामी ग्रामी हों, इनको ज़्यादा फ़ख्र इस बात में महसूस होता है कि हमने किसको और कितनों को नालायक साबित किया, न कि ये कि हम कितनों को ऊपर उठा सके और उनके साथ ऊपर उठ सके। ठीक है, हम दूसरों को नीचा साबित करने की कोशिश, ताकि हम ऊंचे नज़र आएं, जबकि असली सफलता तो इस बात की है कि हम लोग साथ उठ सकें। ठीक, अब आप माने न माने, या मैं समझता हूँ आप मानेंगे कि इन संस्थानों में आने वाले जो उपेक्षित श्रेणी के छात्र हैं, उनको वो माहौल ही नहीं मिल पाता, ठीक है, कि जहाँ उन्हें हर कदम पे प्रोत्साहित किया जाए। ठीक, 2006 में जब वो आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ था, एम्स में तमाम आरक्षित श्रेणी के छात्र वो कमरा अपना बदल बदल के एक ही हॉस्टल के 1 या 2 फ्लोर्स पे इकट्ठे हो गए सारे। तो हमें ये बड़ा, मतलब हमारे लिए बड़ी ग्लानि की बात थी, शर्म की बात थी कि इस तरीके की चीज़ हो रही है कोई है, और उस पर कोई बोल नहीं रहा है। ये लोग सारे मतलब अपना आरक्षण विरोध ख़त्म करो और ये वो सारा कुछ, उन्हीं के बीच में ये चीज़ हो रही है, इनको दिखाई नहीं दे रही। और उन छात्रों से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि सर, ऐसा कि ये नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ने की इच्छा नहीं है। हम लोग जब यहाँ आने से पहले हम अपने ज़िले में या अपने स्कूल में, अपनी क्लास में भी हम टॉपर होते थे, ठीक है, लेकिन अब हमारा सामाजिक बैकग्राउंड, आर्थिक बैकग्राउंड इस तरीके का कि हमें वो सुविधाएं नहीं मिली, उस तरीके की शिक्षा का वो नहीं मिला, और यहाँ आते ही
पहले दिन से इंगित कर दिया जाता है, ठीक। और सीधे सीधे न सही तो आड़े तिरछे तरीके से इस बात को हमेशा ये जताया जाता है कि तुम पे एहसान हुआ है तो तुम्हें कुछ ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन असर ये होता है उसका कि इतने हतोत्साहित हो जाते हैं छात्र कि कुछ दिन बाद फिर वो कोशिश करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उन्हें ये लगने लगता है कि हम कुछ भी करें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो सालों साल अटकते रहते हैं, ठीक है। और ये बड़ा एक सिस्टमेटाइज्ड है, इस हद तक सिस्टमेटाइज्ड है कि ये नेचुरलाइज्ड भी है, इसको एक प्राकृतिक चीज़ मान लिया गया है, ठीक है, कि ये तो होता ही है इनके साथ। बल्कि एक बार एम्स में एक दलित छात्रा ने आत्महत्या करी और उस वक्त जो सब डीन थे, डीन एग्जामिनेशंस थे, खुद आरक्षित श्रेणी के थे और उन्होंने ये कहा कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स थोड़ा उनमें दे आर प्रोन टू कमिट सुसाइड्स, ठीक है। तो इस हद तक नेचुरलाइज कर दिया जाता है कि जो आज उस जगह पे पहुंच गए कि जो हाथ थाम करके ऊपर उठा सकते हैं, उनको भी ये लगता है कि हमें अपनी उपयोगिता इस व्यवस्था के लिए साबित करनी है, न कि उनके लिए जो उपेक्षित हैं व्यवस्था द्वारा, ठीक है। तो ये बातें हैं। सर, इतने लंबे साल आपने यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, कहाँ कमी रह जाती है? बहुत सारे जब भी प्रगतिशील धड़े के प्रोफेसर, कार्यकर्ता, पत्रकार सारे लोगों से बात करते हैं, तो जो संस्थान के भीतर काम करते हैं, जो दिल्ली में सत्ता के केंद्र में रहते हैं, एक वो भी जेएनयू के दिन रहे हैं, कैमरे पे मेरे चैनल में मैं चाहूँगा कि ये लोग, दुनिया के लोग इस बात को जानें कि जहाँ पे जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जेएनयू का है, भारत के इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारे प्रोफेसर्स यहाँ के उसमें पॉलिसीज़ में रहे। इतने बड़े बड़े लोगों के होने के बाद, सरकार में होने के बाद, ये ऐसा लगता है कि जेएनयू में एक खास तरीके की राजनीति चल रही थी, इसको चलने दो, लेकिन इसको, इसी राजनीति को अन्य जगह फैलने मत दो। पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दें, केरल को छोड़ दें, जहाँ पर सरकार ही वामपंथी रही है, कहीं पर भी प्रगतिशील एक जनमानस में राजनीति नहीं, ये बात नहीं है, जिसके कारण यूनिवर्सिटी, अस्पताल, जितने भी सामाजिक राजनीतिक संस्थान हैं, बहुत ही जकड़न में फंसे हुए हैं। जातिवादी जकड़न है, लैंगिक जकड़न है, तमाम प्रकार के जकड़नों से। आपको क्या लगता है कि जेएनयू के लोग, आप जैसे लोग यहीं बोलते रह जाएंगे, ये बातें कब पहुंचेंगी वहाँ तक? कभी पहुंचेंगे भी कि नहीं? देखिए, कम से कम मैं जेएनयू में ही बोलता रह जाऊंगा ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं जेएनयू के बाहर भी बहुत बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम जानें कि ये संस्थान, आपने केरल की और वहाँ पश्चिम बंगाल की बात करी कि वहाँ वामपंथी सरकारें रही हैं। मैं ये बताइए, वहाँ वामपंथी सरकारें रही हैं, लेकिन वहाँ जो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो किस मायने में उत्तर प्रदेश या बिहार या किसी और राज्य की व्यवस्थाओं से बहुत ज़्यादा अलग है? क्या हम ये कह सकते हैं कि वो रोल मॉडल है बाकी कंट्री के लिए, बाकी देश के लिए, बाकी राज्यों के लिए, कि वो उसका अनुसरण करें? कम से कम मैं तो नहीं समझता कि वो। देखिए, एक चीज़ हमें पहचाननी पड़ेगी, कोई भी संस्थान है, ये विश्वविद्यालय भी जो हैं, ये समाज में जीते हैं, ये समाज से बाहर नहीं है। तो जो समाज की कमज़ोरियाँ हैं, समाज की जो अच्छाइयाँ हैं, वो इन संस्थानों में भी प्रतिबिंबित होती हैं, ठीक है। वो कमज़ोरियाँ भी इन संस्थानों में प्रतिबिंबित होती हैं। संस्थानों क्या, पार्टियों में प्रतिबिंबित होती हैं। जो क्रांतिकारी पार्टियां हैं, क्रांतिकारी अपने आप को मानते हैं। मैं खुद कि जो समाज की जो विरोधाभास हैं वो मेरे अंदर भी चलते हैं, और जब तक मैं सजग हूँ उनके प्रति, तभी तक मैं उनको एक सही दिशा दे सकता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं उस सुनिश्चित हो जाऊंगा, अपने आप को सुनिश्चित कर लूँगा कि अब मेरे में उसके लिए कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि मैं उसी दिन मैं भी ढलना शुरू हो जाऊंगा उस तरीके से। तो एक चीज़ तो ये समझनी चाहिए, और जब ये सच्चाई है
तो जाहिर सी बात है कि संस्थानों का चरित्र, वो संस्थान क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके का शोध करेंगे, किस छात्रों को किस तरीके के भविष्य का दर्शन देंगे, ये सारा कुछ भी समाज के बदलने की प्रक्रिया के साथ ही जुड़ा है। ठीक है, जब समाज बदलेगा, समाज में इन सवालों पे उफान आएगा, तो इन संस्थानों में भी करवट बदलेगी। कोई ये संस्थान ये जीवित चीज़ होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट फ्रोज़न इन टाइम। ठीक है, जेएनयू लेफ़्ट है तो लेफ़्ट रहेगा, या लेफ़्ट है अब कोई बदल नहीं सकता। ये इनका चरित्र समाज के उससे बदलेगा। ठीक, तो वो टेंडेंसीज़ हैं, वो सब जगह दिखती हैं, यहाँ पे भी दिखती हैं। आज का आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा आप पर सीधा ये सवाल आपसे ही है। आपका नाम है विकास वाजपेयी, आप पेशे से डॉक्टर थे, दिल्ली एम्स में थे, जेएनयू में हैं, जनवादी आंदोलन में शुरू से आप रहे हैं। जब आरक्षण आंदोलन हुआ दिल्ली एम्स जैसे, जहाँ पर एक डॉक्टर ने सुसाइड भी कर लिया था, जो आरक्षण विरोध में, मंडल कमीशन के विरोध में एक ज़माने में, आपने कभी तीखे सवालों का सामना किया है जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को लेकर किसी श्रोता, किसी दर्शक को कोई समस्या हो, और कहा हो कि सिर्फ एक सवर्ण ही क्यों, ऐसे मतलब जनवादी आंदोलन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि सवर्णों का वो एक सेफ जगह माना जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सवर्ण जो हैं वो जनवादी आंदोलन में अपने जातीय हित के चलते नहीं आते। ठीक है, अगर जातीय हित के चलते उनको कुछ करना है तो आज मैं मोदी की कैंपेनिंग कर रहा होता। ठीक, क्योंकि भाई उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि अब तो हमारा राज है खुल्लम खुला। ठीक है, अब एक्सीडेंट ऑफ बर्थ जिसे कहा जाता है, वो तो किसी के बस में नहीं है, मेरे बस में भी नहीं है। ठीक है, और मैं इस बात को कभी नहीं भूलता कि मैंने इस बात की एडवांटेज को से मुझे फ़ायदा मिला है। ठीक है, वाजपेयी जुड़ा होने की वजह से मुझे अपना मेरिट साबित नहीं करना होता। ठीक, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कुछ तो सुविधा मिली होगी। नहीं, खैर सुविधा मतलब धारणा के स्तर पर नहीं, धारणा के स्तर पे कम से कम अगर मिली तो मैं इतना सचेत था उस वक्त भी कि मैं ऐसी सुविधा के लिए लालायित नहीं। भारत में तो ऐसा होता है कि जिस वक्त मुझे याद है, लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री फुल फ्लेजेड बहुत प्रचंड में थे, तो हर यादव कहता था कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। नीतीश कुमार बने तो हर व्यक्ति कहता है कि अरे कुर्मी है, डरने का। कुर्मी लोग कहते थे कि नीतीश जी हैं, देख लेंगे किसी को। ये जाति का एक तिलिस्म है भारत में, जिसकी सरकार होती है उसकी जाति वाले अब आप एम्पावर्ड फील करते हैं। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, बचपन की घटना है ये। तब मैं वयस्क नहीं था, ना ही मेरी दुनियादारी के बारे में बहुत समझ थी। उन दिनों दूरदर्शन हुआ करता था और दूरदर्शन पर सत्यजीत रे की फिल्मों का फेस्टिवल चल रहा था। वो हर रविवार को वो कुछ हफ्तों तक सत्यजीत रे की फिल्में दिखाई जा रही थी। एक रविवार को 2 फिल्में दिखाई गईं, सदगति और शतरंज के खिलाड़ी। और तो वो समय भी था कि जब टीवी 10, 15, 20 घर छोड़ के एक घर में होता था तो अड़ोसी पड़ोसी भी देखने आ जाते थे। सिनेमा हॉल बना रहता था। तो जो सदगति मैंने जो फिल्म देखी और उसमें जो कुछ मैंने देखा, मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहूँगा कि जिसने कि मेरी जाति के प्रति घृणा को, जाति व्यवस्था के प्रति घृणा को एकदम पक्का कर दिया, लोहे की तरह आयरन कास्ट बनाया, तो मैं सत्यजीत रे को। और उसके क्योंकि सत्यजीत रे की फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी पे आधारित थी, तो मुंशी प्रेमचंद को। लेकिन मैं उस वक्त 7वीं कक्षा में रहा हूँगा और आप मान नहीं सकते, सब लोग बैठे हुए थे, मैं मुंह छुपा छुपा कर रो रहा था और इस सुबक के रो रहा था। और जब वो मध्याह्न हुआ तो मैं बाथरूम में जाके सिटकनी चढ़ा के खूब रोया और मेरे पिताजी देखते रहे। जब सब चले गए, सारा कुछ था, तो उन्होंने कहा कि बेटे ये जीवन की सच्चाइयाँ हैं, तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम मत करना, कम से कम। ठीक है। तो
ये है अब ये वास्तविक मतलब जो मेरे साथ हुआ वो मैंने रखा आपके सामने, ठीक है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा। देखिए, मैं एकदम गैर राजनीतिक परिवार से आता था। मैं मतलब अगर कुछ बहुत संवेदनाएं थी तो मेरे पिताजी जनसंघी रुझान के थे। अच्छा। थोड़े बहुत, हालांकि बहुत ज़्यादा वो ऐसा पॉलिटिकली एक्टिव किसी के साथ रहे ये नहीं था। लेकिन मुझमें जो वामपंथी रुझान था वो मेरी इतिहास की किताबों से पैदा हुआ, और उनमें जो क्रांतियों का विवरण था वो पढ़ के मुझे बहुत रोमांच सा होता था। स्टूडेंट होकर चुपके से हिस्ट्री पढ़ते थे? नहीं, मैं स्कूल की बता रहा हूँ। हाँ। और वो किताबें रोमिला थापड़ की लिखी हुई, ठीक है, आर.एस. शर्मा की लिखी हुई, तो उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा। तो देखिए, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ठीक। रोमिला थापड़ को मैं एक स्तर पे एलिटिस्ट भी देखता हूँ और एक स्तर पे बहुत ही योग्य एकेडमिक हैं, और उन्होंने मार्गदर्शन किया पूरी मतलब पीढ़ियों का, ठीक है। और उनका और आर.एस. शर्मा का तो मैं उनका चेहरा नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन को किस तरह प्रभावित किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी के बीच में से हमें आगे जाने का रास्ता निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर पर इतना महत्वपूर्ण बातें कही। आपने मौका दिया उसके लिए शुक्रिया। साथियों, हम सुन रहे थे प्रोफेसर विकास वाजपेयी सर को। सर ने बहुत बेबाकी से जो जेएनयू पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि जेएनयू अपने स्वभाव में अभिजात्य राजनीति को समर्थन करता है, वामपंथी चोला पहनकर, सारी बातों पे खुलकर सर ने अपनी राय रखी, जाहिर की। मेडिकल प्रोफेशन में कैसे जनवादी आंदोलन होते रहे हैं उसका भी सर ने उदाहरण दिया। और भी अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल, कुछ मुद्दे जो पूछे जाने चाहिए थे इस कम वक्त में मैं नहीं पूछ सका, आप मेरा इस इंटरव्यू को सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सवाल भी अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे सवालों पर फिर से एक पुनः इंटरव्यू सर का हम करेंगे। और मेरे इंटरव्यू की सबसे बड़ी खासियत है कि ये अनएडिटेड जाता है, सिवाय इसके कि कोई व्यवहारिक व्यवधान हो जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आप लाइव सुन रहे थे, आप बिल्कुल जो सर ने कहा है एक शब्द भी मैं उसमें फेरबदल नहीं करूँगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।